दोस्तों, आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है ये विश्वविद्यालय। और जो भर्ती आई है वो अतिथि विद्वान के लिए, लैब टेक्नीशियन के लिए एक नोटिफिकेशन आया है। लेकिन ये याद रखना एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस में है। और ये जो सत्र होगा 22 और 23 के लिए, 2022 से लेकर के 23 तक जितना सेशन चलता है ना उतना ही। 21 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आया था। एक बात का और ध्यान रखना है कि इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। यदि आप आधी अधूरी वीडियो देखेंगे और फिर आपके पास फिर कब कंफ्यूज हो गए, है ना। यदि आप इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड हो, है ना, अप्लाई करने के लिए, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। चलो तो देख लेते हैं, क्योंकि इसमें आपका ही वो है, मतलब फ़ायदा होगा। जितना अच्छे से आप देखोगे उतना समझोगे। ये नेम ऑफ डिपार्टमेंट है। रनिंग कोर्स क्या क्या रनिंग कोर्स हो रहे हैं, मतलब अभी कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं, ठीक है ना। और कितने रिक्वायर्ड हैं, है ना, किस सब्जेक्ट लिए रिक्वायर्ड है गेस्ट फैकल्टी, उसके लिए बताया गया है। और यहाँ पे कितने संख्या में चाहिए, है ना, ये बताया गया है। और और कितना मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले हम बॉटनी को देख लेते हैं। तो बॉटनी के लिए एमएससी है, बीएससी, एमएससी और पीजी डिप्लोमा, ये सारे कोर्सेज चल रहे हैं बॉटनी डिपार्टमेंट में, है ना। ये और डिपार्टमेंट के लिए, बॉटनी डिपार्टमेंट के लिए। तो मैं ये फैकल्टी में नहीं बताऊंगी कि कितनी फैकल्टीज़ मतलब रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि बहुत वीडियो बहुत लंबी बन जाएगा। और क्योंकि फिर जो है आपका भी टाइम वेस्ट होता है ना। चलो एक मिनट में पहले बता ही देती हूँ। बॉटनी के लिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए एमएससी बॉटनी, ठीक है ना। और वोकेशनल कोर्स हॉर्टिकल्चर के लिए एमएससी इन हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर या फिर बॉटनी से हो, है ना। और इन्वायरमेंटल में एक गेस्ट चाहिए, एमएससी बॉटनी या कि फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है ना। लैब टेक्नीशियन के लिए चाहिए, है ना, एक ही पोस्ट है, साइंस ग्रेजुएट इन बायो ग्रुप। बायो ग्रुप में हो, लेकिन यदि बायोटेक करा है तो इसको अप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि बायोटेक में मोस्टली बच्चे जो लेते हैं केमिस्ट्री एंड बॉटनी एंड बायोटेक, ठीक है ना। चाहो तो आप अप्लाई कर लेना, लेकिन ये एलिजिबल नहीं रहो, क्योंकि यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा है बॉटनी लिखा हुआ है, ठीक है ना। एक बात का और ध्यान रखना है, जैसे जेड बीसी होता है ना, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, इन लोग एलिजिबल रहेंगे। चलो अब हम देख लेते हैं कॉमर्स में कौन कौन से कोर्स रन हो रहे हैं कॉमर्स उसमें डिपार्टमेंट में। एमबीए है, पीजी डिप्लोमा इन टूरिज्म, दो ही कोर्स रन हो रहे हैं। तो इसके लिए कौन कौन सी पोस्ट खाली है, एमबीए पीजी डिप्लोमा इन टूरिज्म, गेस्ट फैकल्टी की दो हैं, ठीक है ना। वोकेशनल कोर्स टूरिज्म में दो हैं, वोकेशनल कोर्स अकाउंटिंग टैली में दो हैं, और वोकेशनल कोर्स और सेल मैनशिप में कितनी है, एक है। कॉमर्स के लिए एक है, बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक गेस्ट फैकल्टी की जरूरत है। तो देख लेते हैं क्या क्या है इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन। एमबीए पीजी डिप्लोमा इन टूरिज्म के लिए एमबीए होना चाहिए, या कि फिर मास्टर ऑफ टूरिज्म, है ना, मास्टर ऑफ टूरिज्म, या कि फिर एमबीए ट्रैवल एंड टूरिज्म में, इनमें से कोई भी है तो आप इसको अप्लाई कर पाओगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ठीक है ना। वोकेशनल कोर्स टूरिज्म के लिए है, मिनिमम 1 पेपर इन टूरिज्म विद द पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है ना। इसी तरीके से वोकेशनल कोर्स अकाउंटिंग टैली के लिए पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा इन टैली, यदि आपको पीजीडीसी है तो आप अप्लाई कर पाओगे। वोकेशनल कोर्स शेलमैनशिप में पोस्ट ग्रेजुएट इन मास्टर ऑफ कॉमर्स, मतलब एम कॉम होना चाहिए आपका, ठीक। इस तरीके से कि कॉमर्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएट इन मास्टर ऑफ कॉमर्स, मतलब एम कॉम इसमें भी होना चाहिए कॉमर्स के लिए। इंटरप्रेन्योरशिप के लिए एमए इकोनॉमिक्स और एम कॉम, यदि आप एमए इकोनॉमिक्स हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होगे, या फिर एम कॉम हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होगे। चलो अपन आ जाते हैं कंप्यूटर साइंस और एंड एप्लीकेशन डिपार्टमेंट में बीएससी रन हो रहा है कोर्सेज, बीकॉम, एमएससी और डिप्लोमा सर्टिफिकेट। तो कौन कौन से किस किस के लिए, किस सब्जेक्ट के लिए गेस्ट फैकल्टी की जरूरत है। बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी है ना, एक मिनट इसी के साथ ही देख लेती हूँ। बीएससी कंप्यूटर साइंस के लिए क्या क्या चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन एमटेक हो, या कि फिर एमई हो, या कि फिर एमसीए, एमएससी, सीएस, आईटी विद द कंप्यूटर साइंस एज पर एज यूजीसी नॉर्म्स,
मिनिमम क्वालिफिकेशन इस बात का ध्यान रखें, सभी जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो प्लीज़ आप लोग अप्लाई कर लेना। बीएससी कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन में डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट के लिए एमटेक, एमई, है ना, एमसीए, एमएससी, सीएसआईटी विद कंप्यूटर साइंस। इसी तरीके से बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए है एमटेक, एमई, एमसीए, एमएससी, सीएसआईटी कंप्यूटर एज अ पर यूजीसी नॉर्म्स। अब एमएससी कंप्यूटर साइंस के लिए 2 गेस्ट फैकल्टी की ज़रूरत है, जिसमें आपका एमटेक होना चाहिए या कि फिर एमई होना चाहिए या कि फिर एमसीए, एमएससी, सीएसआईटी विद द कंप्यूटर साइंस एज पर यूजीसी नॉर्म्स। मिनिमम क्वालिफिकेशन इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इसी तरीके से वोकेशनल कोर्स वेब डिज़ाइनिंग के लिए फाउंडेशन कोर्स के लिए 1 फैकल्टी की ज़रूरत है। एमटेक, एमई, एमसीए, एमएससी, सीएसआईटी, ये इनमें से कोई भी आपके पास क्वालिफिकेशन है तो अप्लाई ज़रूर करना। मैं सब कुछ बताऊंगी लास्ट डे भी बताऊंगी, है ना, वो सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। लैब टेक्नीशियन के लिए बीसीए हो या कि फिर बी हो या कि फिर बीटेक हो। सोचो इतनी गिरी हालत हो गई है इंजीनियरिंग वालों की, तो बीटेक वालों को लैब टेक्नीशियन में रख रहे हैं। चलो कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन वाले में है तो बेचारे बी वाले क्या करेंगे, लैब टेक्नीशियन ही बनेंगे, है ना, इसमें क्योंकि एमटेक चाहिए और हायर मतलब यदि हायर क्लास को पढ़ाना है तो आजकल तो सब चलता है। बी वाले भी पढ़ा रहे हैं कंप्यूटर साइंस वालों को, वो भी इंजीनियरिंग वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ये तो फिर अलग बात हो गई। चलो, केमिस्ट्री में बीएससी है, एमएससी है, 2 कोर्सेज रन हो रहे हैं। केमिस्ट्री है फैकल्टी की रिक्वायर्ड है, इसमें एमएससी केमिस्ट्री होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन, ठीक है ना। इसी तरीके से ड्राइंग एंड पेंटिंग में बीए एमए हो, मतलब बीए एमए 2 कोर्स रन है इसमें। ड्राइंग एंड पेंटिंग गेस्ट फैकल्टी 2 गेस्ट फैकल्टी ज़रूरत है, एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग और ललित कला, इनमें से किसी में से एमए हो तो भी आप अप्लाई कर पाओगे। इकोनॉमिक्स यहाँ पे जो रन हो रहे हैं एमए और बी और एमए इकोनॉमिक्स, है ना, जिसमें इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट पीजी डिप्लोमा इन कोऑपरेशन। तो गेस्ट फैकल्टी कितनी खाली है इकोनॉमिक्स में 3, है ना, और गेस्ट फैकल्टी में 0-1, मतलब इसमें पीजी डिप्लोमा इन कोऑपरेशन में। तो इकोनॉमिक्स में एमए इकोनॉमिक्स होना चाहिए, ठीक है ना। इसी तरीके से पीजी डिप्लोमा इन कोऑपरेशन में होना चाहिए एमए इकोनॉमिक्स हो या कि फिर एमकॉम हो या कि फिर मिनिमम 1 पेपर विद कोऑपरेशन, एमबीए इन कोऑपरेशन मैनेजमेंट, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट हो तो आप अप्लाई कर पाओगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैं कुछ बताना चाह रही थी, भूल गई। चलो अब आगे देख लेते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए ऑफिशियल टाइम पर आप कॉल लगा सकते हैं इस नंबर पर और मेल कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं बताऊंगी कैसे आपको इन चीज़ों को अप्लाई करना है, ये जो मैं बता रही हूँ पोस्ट उनको कैसे भरना है, क्या करना है, फॉर्म भी दिखाऊंगी, है ना। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के चेक कर लेना, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वहाँ से। चलो चलो देख लेते हैं। ज्योग्राफी के लिए बीए एमए 2 कोर्सेज वहाँ पे रन हो रहे हैं। ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी के लिए 3 गेस्ट फैकल्टी खाली है, एमए इन ज्योग्राफी एंड एज पर यूजीसी नॉर्म्स। इसी तरीके से जियोलॉजी बीएससी, एमएससी, पीजी डिप्लोमा। यदि आपका जियोलॉजी, 1 मिनट, है ना, जियोलॉजी से या पीजी डीएम इन मिनरल्स एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग साइंस, इनमें से है आपका, मतलब इनकी गेस्ट की खाली है, रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। तो यदि आपका एमएससी है, एमटेक है जियोलॉजी से या कि फिर अप्लाइड जियोलॉजी से तो आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। और लैब टेक्नीशियन के लिए 1 है, बीएससी जियोलॉजी से हो तो अप्लाई कर पाओगे लैब टेक्नीशियन में, ठीक है। हिंदी के लिए हिंदी जो डिपार्टमेंट है उसमें बी और एमए 2 कोर्सेज है तो हिंदी चाहिए, और इसमें एक गेस्ट फैकल्टी ज़रूरत है, एमए इन हिंदी एज पर एज यूजीसी नॉर्म, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन हिंदी मतलब पीजी होना चाहिए 55% के साथ। SC ST और OBC वालों को छूट मिली है। हिस्ट्री में भी BA MA, है ना, हिस्ट्री सब्जेक्ट में 4 खाली है, MA इन हिस्ट्री होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी BSc या MSc होना, मतलब BSc और MSc 2 रन कोर्सेज हो रहे हैं, और BSc माइक्रोबायोलॉजी इसमें मतलब 1 गेस्ट फैकल्टी चाहिए, और MSc माइक्रोबायोलॉजी के लिए भी एक चाहिए गेस्ट फैकल्टी। 1 मिनट रुक जाओ, नहीं, MSc माइक्रोबायोलॉजी के लिए 2 चाहिए गेस्ट फैकल्टी, ठीक है। इसी तरीके से लैब टेक्नीशियन के लिए 1, तो देख लेते हैं क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन। BSc माइक्रोबायोलॉजी के लिए MSc इन इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी एंड एज पर यूजीसी नॉर्म्स। MSc माइक्रोबायोलॉजी के लिए MSc इन इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी एज पर नॉर्म्स,
ये क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है। आप लोग यदि हो तो आप अप्लाई करना, यदि आपके परसेंटेज अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। वैसे तो पीएचडी में 30 मार्क्स मिलते हैं, यदि कोई आप पीएचडी वाला बंदा आ जाएगा तो उनका होगा, आपका नहीं होगा। तो ये है कि अपने एफर्ट्स लगाने, होना है ना होना वो बात की बात है, ठीक है ना। म्यूज़िक का है बी और एम ए, कभी भी कुछ नोटिफिकेशन किसी को पता भी नहीं चलता है, तो उसके थ्रू भी आप लोग का मतलब चांसेस हैं कि आपका होने का, ठीक है ना। म्यूज़िक का है म्यूज़िक लैब टेक्नीशियन, एक गेस्ट फैकल्टी खाली है, और लैब टेक्नीशियन के लिए भी है। बीए है इन म्यूज़िक है तो लैब टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर पाओगे, और यदि एमए इन म्यूज़िक है तो आप म्यूजिक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। इस तरीके से फ़िलासफ़ी के लिए है ना, दो कोर्सेज रन है, बी और एम ए। वोकेशनल कोर्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसके लिए गेस्ट फैकल्टी खाली है, दो दो है ना। एनी पोस्ट ग्रेजुएट एंड एज यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपकी भर्ती होगी, नियुक्ति मिलेगी, ठीक है ना। फिजिक्स में बीएससी एमएससी दो कोर्सेज रन हो रहे हैं, मतलब फिजिक्स डिपार्टमेंट में दो कोर्सेज रन हो रहे हैं। इसमें वोकेशनल कोर्स इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है, एक गेस्ट फैकल्टी खाली, और लैब टेक्नीशियन में भी दो लैब टेक्नीशियन चाहिए। इसमें लैब टेक्नीशियन के लिए एमएससी फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है ना होना चाहिए, या फिर है ना ये हो गया। और वोकेशनल कोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के लिए एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएससी फिजिक्स विद द इलेक्ट्रॉनिक्स, ये होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस के लिए बीए एमए दो कोर्सेज रन हैं इस यूनिवर्सिटी में। पॉलिटिकल साइंस में गेस्ट फैकल्टी की मतलब पोस्ट खाली है। पोस्ट ग्रेजुएट इन पॉलिटिकल साइंस एज पर एज यूजीसी नॉर्म्स, ठीक है। इसी तरीके सोशोलॉजी में बी और एमए दो कोर्सेज रन है। सोशोलॉजी में एक खाली है गेस्ट फैकल्टी, तीन खाली है ना। पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशोलॉजी है ना। मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपका पीजी में परसेंटेज होना चाहिए 55%। यदि आप SC ST OBC हैं तो 5% का रिलैक्सेशन है, ठीक है ना। और जूलॉजी में ही वोकेशनल कोर्सेज के लिए एक खाली है, पोस्ट ग्रेजुएट इन जूलॉजी, मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। और लैब टेक्नीशियन के लिए दो, बीएससी होना चाहिए बायोलॉजी विथ वन सब्जेक्ट, मतलब एक जूलॉजी तो होना ही होना चाहिए। ये उन लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे बॉटनी वाले, सॉरी बायोटेक वाले। हाँ हाँ, बॉटनी वाले में बायोटेक वाले अप्लाई इसलिए कर पाएंगे, सॉरी मैंने एक बात गलत कह दी यहाँ पे, एक मिनट, कहाँ, हाँ इसमें बायोटेक वाले अप्लाई कर पाएंगे, साइंस ग्रेजुएट इन बायो ग्रुप बॉटनी में, ठीक है। तो ये बात हो गई, क्योंकि बायोटेक में क्या होता है, उसमें बॉटनी भी रहता है, केमिस्ट्री भी होता है, बायोटेक होता है, ठीक है ना। और क्योंकि ध्यान मुझे जब आया जब मैंने जूलॉजी को देखा यहाँ पे, है ना, तो बीएससी बायोलॉजी विथ वन सब्जेक्ट जूलॉजी, तो मतलब जिसने बायोटेक करा है तो वो शायद ही इसके लिए एलिजिबल होगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट जूलॉजी होना चाहिए। जूलॉजी के प्लेस में हम लोग बायोटेक ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो चलो, स्पोर्ट्स के लिए भी एक खाली है, डिप्लोमा इन जूडो, डिप्लोमा इन योगा, ओ, और यूजीसी कोर्स योगा, ठीक है। चलो, एक गेस्ट फैकल्टी खाली, इसमें भी एक गेस्ट फैकल्टी खाली, इसमें भी एक गेस्ट फैकल्टी खाली है। अकॉर्डिंग टू यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी, है ना, पोस्ट अकॉर्डिंग टू यूजीसी नॉर्म्स विथ 1 ईयर योगा डिप्लोमा। अब इसी तरीके से डिप्लोमा इन जूडो, ग्रेजुएशन NIS कोचिंग डिप्लोमा इन जूडो विथ पार्टिसिपेशन इन नेशनल गेम्स और ऑल इंडियन गेम्स, इनमें से कुछ भी हो तो अप्लाई कर पाओगे। तो चलो अच्छा है ना, जिन लोगों का योगा है तो योगा वाले अप्लाई करो और देखो। चलो अब देख लेते हैं, एक बात और बताना था, मैं फिर से बीच में बता रही हूँ, क्योंकि जो बॉटनी सब्जेक्ट था, ठीक है ना, उसमें जो है बायोटेक वाले अप्लाई इसलिए कर पाएंगे क्योंकि उनके 3 सब्जेक्ट्स में से 3 सब्जेक्ट में केमिस्ट्री होता है और बॉटनी होता है, और क्या होता है एक सब्जेक्ट बायोटेक होता है, इसलिए बायोटेक वाले अप्लाई कर पाएंगे, है ना। सॉरी, थोड़ा सा मैं स्लिप हो गई थी बॉटनी के उस वाले में, है ना। तो चलो देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। समानता यूजीसी नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित न्यूनतम अर्हता तिथि विद्वान के लिए लागू होगी। पैनल बनाने के लिए प्रक्रिया पूर्णतः मेरिट के आधार पर होगी। वरीयता निम्नानुसार, संबंधित विषय में न्यूनतम 55 अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि या PhD एवं नेट स्लेट होना चाहिए, है ना। और संबंधित विषय में न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि यूजीसी के नियमन के अनुसार 4 मई 2016 तक है ना अनुसार PhD या नेट या सेट उत्तीर्ण होना चाहिए।
ठीक है। चलो, संबंधित विषय में न्यूनतम 55% के साथ स्नातकोत्तर उपाधि तथा एमफिल उत्तीर्ण हो। एमफिल वालों को भी वैलिड करा इन लोगों ने। यदि ये नहीं है, देखो ये नहीं है तो ये चलेगा। और लास्ट में ना तो ये है आपके पास, मतलब पीएचडी नेट ना सेट कुछ भी नहीं है। तो यदि आपके पास वो है क्या, एक मिनट, पहले आपके पास यदि पीएचडी है जाके भी आपके पीजी में 55% है, तो आप सबसे पहले वाले में, मतलब ये है कि आपका सिलेक्शन होना पक्का है। और इसी में यदि आपका 55% है और नेट या सेट क्वालिफाई हो तो उसके लिए अप्लाई कर पाओगे। ठीक है। चलो, दूसरा है संबंधित विषय में न्यूनतम 55 अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि तथा एमफिल उपाधि। एमफिल वालों के करने के लिए वैलिड कर दिया है। मतलब आप जैसे आपके पास पीएचडी नहीं है, ना नेट है ना सेट है ना, तो एमफिल वालों को भी वैलिड कर दिया है। इन दोनों में से यदि ना तो आपके पास एमफिल है, ना तो पीएचडी है, ना ही आपके पास नेट है ना सेट है, यदि आप लोगों ने किसी ने अप्लाई किया है तो संबंधित विषय में न्यूनतम 55 अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि हो तो आप इसके लिए एलिजिबल होगे। और यदि आप में से मान लो आपका सब्जेक्ट ऐसा है कि उस सब्जेक्ट में किसी ने अप्लाई ही नहीं करा, आप ही बस ने अप्लाई किया, तो आपका हो जाएगा, क्योंकि आप मिनिमम क्वालिफिकेशन आप रिक्वायर्ड करते हो, मतलब आपके पास है पहले से ही। देखो लिखा हुआ है, श्रेणी आ 1 और 2 में अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की वरीयता क्रम में 62 अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा, है ना। पहले देखा जाएगा एमफिल वाले आ रहे नहीं आ रहे, मतलब पीएचडी वाले आ रहे नहीं आ रहे, या कि नेट सेट वाले आ रहे नहीं आ रहे, या कि फिर एमफिल वाले आ रहे नहीं आ रहे। नहीं आएंगे तो फिर ये 55% वाले अंकों वाले पीजी वालों को ले लेंगे। ठीक है ना। एससी एसटी अनुसूचित जनजाति क्रीमी लेयर को छोड़ करके जो भी है ना दिव्यांग है उनको 5% छूट मिलेगी न्यूनतम अंकों में। जैसे 55% है, उसमें 50 में भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। यदि मतलब कोई नहीं आया, है ना, यदि मान लो कोई एससी से है जिसके 80% है और आप भी एससी से बिलोंग करते हो, यदि आपके 51% है तो भी आप अप्लाई करना कि 80% वाला ना वो करे ज्वाइन, है ना। तो क्योंकि क्या होता है ना, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, एटलीस्ट आप लोग अप्लाई कर दोगे तो एटलीस्ट एक बोलते हैं ना, थोड़ा सा कहीं खड़े होने की जगह मिल जाएगी। चलो, तो अब देख लेते हैं और आगे। और क्या पढ़ा अपन ने, ये हाँ एक बात और बता रही हूँ, 11/7/2009 के पश्चात दूरस्थ माध्यम से अर्जित पीएचडी या एमफिल की उपाधि मान्य नहीं होगी, है ना। मतलब दूरस्थ डिस्टेंस से कोई मत करना, नहीं तो मतलब ही नहीं निकलेगा, सिर्फ डॉक्टर ही लगाते रहेंगे आप। पीएचडी उपाधि धारक अभ्यर्थी जिन्होंने 19 सितंबर 1991 के पूर्व स्नातकोत्तर उपाधि अर्जित की है स्नातकोत्तर स्तर पर कम से कम 50% अंक होने चाहिए, है ना। उनके लिए 1991 वालों को रिलैक्सेशन दिया है 50 अंकों, मतलब 50% होना चाहिए। ठीक है ना। आमंत्रित अतिथि विद्वान और लैब टेक्नीशियन विश्वविद्यालय की स्थापना के कर्मचारी नहीं माने जाएंगे, है ना। एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस में हो रहा है इसलिए नहीं माने जाएंगे। लोक सेवा की विधिवियत परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे। अतिथि विद्वान एवं लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि के लिए मान्य होगा, एक लिमिटेड पीरियड के लिए मान्य होगा। ठीक है ना। इसके बाद और क्या देखते हैं, आमंत्रित अतिथि विद्वान और लैब टेक्नीशियन विश्वविद्यालय में अध्ययनशाला द्वारा सौंपे गए समस्त कार्य संपादित करना होगा। मान लो आपको पढ़ाने के अलावा आपको रजिस्टर करने के लिए, मतलब वो कर दिया, रजिस्टर वो कर लो, संभाल लो, या कि फिर कुछ भी आपके जो जो काम होगा, है ना। जैसे कोई भी एचओडी ने आपको बोल दिया ये भी करना ये भी करना, तो आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे सब शब्दों में लिखा हुआ है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। और कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर किसी भी समय में अतिथि विद्वान और लैब टेक्नीशियन को हटाया जा सकता है बिना सूचना के, तो पहले ही पता होगा। ठीक है। चलो, अब देख लेते अलग अलग श्रेणी के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्तांक का 10% अधिभार दे होगा। इसी प्रकार से विभेदक क्षमता अभ्यर्थियों का भी यह अधिभार देय होगा। अच्छा, तो स्तर पर प्राप्तांक का 10% अधिभार देय होगा। ठीक है। अतिथि विद्वानों के लिए संबंधित विषय में शासकीय विश्वविद्यालय में शासकीय महाविद्यालय में अध्यापन का शैक्षणिक अनुभव के लिए मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग भोपाल द्वारा निर्धारित कालखंडों पर शैक्षिक स्तर पर वार अधिकतम 20 अंकों का प्रावधान, मतलब 20 नंबर को प्रावधान दिया गया है। ठीक है। इस तरीके से लैब टेक्नीशियन के लिए संबंधित विषय
कि लैब में कम से कम 2 वर्ष का कार्य का अनुभव किसी भी शासकीय विश्वविद्यालय या शासकीय महाविद्यालय का होना अनिवार्य है। वांछित अनुभव वाले आवेदन प्राप्त न होने की स्थिति में शेष आवेदन पत्रों पर विचार किया जाएगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ अप्लाई करना चाहिए। कोई ना मिला तो फिर आप ही का होगा, ठीक है ना। और वैसे भी एक बात बताओ, कॉलेज की लाइफ और मतलब कॉलेज में पढ़ाना और कॉलेज की लाइफ बहुत अच्छी है। पढ़ना भी और पढ़ाना भी, मतलब बोलते हैं ना, एक ना तो आपको ज़्यादा टेंशन रहती है, ठीक है ना। बच्चे आए तो पढ़ा दो, नहीं आए तो भी थोड़ा बहुत काम कर लो ऑफिस का, बात ख़त्म करो। रेगुलर टीचर के साथ साथ जो भी रेगुलर प्रोफेसर्स हैं, या कि मतलब किसी को भी काम नहीं करना पड़ता, ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, ठीक है ना। चलो, कार्य परिषद द्वारा स्वीकृत अतिथि विद्वान को 20,000 रुपये मिलेगा प्रति माह, ठीक है ना। इसी तरीके से लैब टेक्नीशियन को 12,000 रुपये, और वोकेशनल जो पाठ्यक्रम है उनके लिए अतिथि विद्वानों को प्रति कार्य दिवस पर 500 रुपये दिया जाएगा, अधिकतम 15,000 रुपये प्रति माह। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन अभी इसमें है। देखो, स्कूल में आप लोग पढ़ाते हो ना, तो वहाँ क्या होता है, आपको चूस लेते हैं। चूस मतलब आपको दिन भर ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, लेकिन यहाँ पे सैलरी कम है थोड़ी सी, मतलब कम है, लेकिन ये है कि आरामदायक ज़िंदगी रहेगी। आरामदायक मतलब ये 20,000 में तो किसी का चलता नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, चलाना तो पड़ेगा। तो अब अतिथि विद्वानों के लिए 20,000 रुपये, मतलब 20,000 रुपये सैलरी मिलेगी। लैब टेक्नीशियन को 12,000। मैं इसलिए फिर भी बता रही हूँ कि सबसे पहले तो मेन सैलरी ही रहती है, ठीक है ना। उसी तरीके से लैब टेक्नीशियन को 500 रुपये प्रति दिवस, मतलब किसी दिवस में बुलाया गया, किसी दिवस नहीं बुलाया गया, और रोज़ बुलाया जाता तो मतलब प्रति माह 15,000 रुपये ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। चलो मैं फॉर्म दिखा देती हूँ कि जो है फॉर्म कैसा है। ये देखो, ये है एड्रेस, है ना, ये एड्रेस है। चलो फॉर्म देख लो, डाउनलोड करना पड़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ये है फॉर्म आपका, है ना। यहाँ पे फ़ोटो पेस्ट करनी पड़ेगी, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, यहाँ फुल नेम, ठीक है। इस तरीके से फादर्स नेम या कि फिर हस्बैंड नेम, जो भी आपके हैं, हस्बैंड या फादर्स नेम जो भी लिखना चाहें, या कि फिर 10th-12th की मार्कशीट में जो लिखा वही लिख देना। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन के लिए, पत्राचार के लिए पता, जो भी पता हो, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही डालें, ठीक है। इसी तरीके से डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। फिर एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, जो भी क्वालिफ़िकेशन है आपकी, जैसे मान लो है ना, एक मिनट, इंटरमीडिएट, सीनियर सेकेंडरी और सर्टिफिकेट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा से प्रारंभ करें। हाँ, 10th-12th और क्या यूजी पीजी, इसी तरीके से, है ना। क्या क्या करना है आपको यहाँ पे, 10th हो गया, 12th हो गया, यूजी हो गया, पीजी हो गया, जिस सब्जेक्ट में आपका स्पेशलाइजेशन है वो करना है, और ईयर लिखना है यहाँ पे, जिस ईयर में आपने पास किया है, कौन सा डिवीज़न था, और अंक से मतलब आप ग्रेड से पास हुए हैं कि मार्क्स से पास हुए हैं, है ना। परसेंटेज चाहिए होगा, और किस विश्वविद्यालय या कॉलेज से पास आउट करा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पुट करनी पड़ेगी। और उसके बाद ये देखो, यदि कोई आपका शोध उपाधि है ना, कोई आपका रिसर्च डिग्री है, तो आप उसको वो कर सकते हैं, मतलब इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे जिसमें आपका पीएचडी या पीएचडी एमफिल, है ना, या कि फिर डीफिल है। जैसे रिसर्च डिग्री में, शोध उपाधि में, जैसे आपका पीएचडी है, या कि फिर डी फिल है ना, या कि फिर डी डी म्यूज़ है ना, इनमें से कोई भी है तो यूनिवर्सिटी का नाम लिखें, सब्जेक्ट लिखें, डेट ऑफ अवार्ड, कब हुई आपको अवार्ड, ठीक है ना। टाइटल ऑफ थीसिस आप लिख देना, और उसके बाद आपको DSc, है ना, या कि फिर DLTI, जो भी इनमें से हो वो भी आप चाहो तो आप लिख देना। चलो अब आगे देख लेते हैं। whether a PhD awarded as per UGC norms, रेगुलेशन 2009 एज पर ओल्ड रेगुलेशन। एक मिनट, क्या शोध उपाधि यूजीसी के रेगुलेशन 2009 के अनुरूप है अथवा पुराने नियमों के अनुसार है।
है ना। यदि आप नेट और स्लेट क्वालिफाई हैं तो, है ना, टोटल ईयर, 1 मिनट क्या लिखा हुआ है, अच्छा अच्छा, इसमें लिखा हुआ है जैसे यूजीसी के द्वारा जो भी आपने नेट या सेट क्वालिफाई किया है तो उसका वो सब डिटेल लिखना हुआ है, ठीक है ना। और आपने अध्यापन अनुभव, है ना, टीचिंग एक्सपीरियंस कब से कब तक था और मतलब किस विश्वविद्यालय में आपने पढ़ाया, और यूजी में और या पोस्ट ग्रेजुएट में कुल कितने वर्ष और कुल कितने महीने। फिर आपको डिक्लेरेशन, है ना, टू बी साइंड बाय द कैंडिडेट, मतलब हस्ताक्षरित घोषणा पत्र आपको वो करना होगा। ये देखो, है ना, ये सारा कुछ है, ये है घोषणा पत्र। यहाँ पे कहीं साइन ऑन नहीं करना, यहाँ पे चाहो तो कर देना, इधर पे यहाँ पे कर देना, ठीक है। चलो अब आगे देख लेते हैं। ये है ये आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे सिग्नेचर करना पड़ेगा, यहाँ पे नाम, यहाँ पे हस्ताक्षर, यहाँ पे स्थान, यहाँ पे दिनांक, ठीक है। और आपको कब वो करना है, मतलब कब तक आप वो कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो इस फॉर्म को, 5/11/2022 मतलब 5 नवंबर के 4 बजे तक आमंत्रित किए जाएंगे। आप चाहो तो हैंड टू हैंड दे दो, चाहो तो स्पीड पोस्ट कर दो, लेकिन कहीं पे यहाँ पे स्पीड पोस्ट वाली कोई बात नहीं रखी गई। थोड़ा देख ही लेते, हाँ है ना, यहाँ पे है। अभ्यर्थी कुल सचिव कार्यालय में निर्धारित तिथि तक स्वयं पहुंच करके आप दे सकते हैं, कि रजिस्टर्ड डाक द्वारा अपना आवेदन समस्त आवश्यक अंक सूची एवं प्रमाण पत्रों की 100 प्रमाणिक छाया प्रतियों के साथ जमा करें। अंतिम तिथि पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब आप 5 नवंबर से पहले तक आप जमा कर देना, 4 बजे का वेट क्यों करोगे आप, ठीक है। और ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के वहाँ से सारी चीज़ें डाउनलोड कर लेना और थोड़ा पता कर लेना कि क्या है, है ना। वैसे तो आप सभी लोग एलिजिबल हो, है ना। मिनिमम क्वालिफिकेशन बता दिया है कि पीजी में आपके 55% होना चाहिए, और उससे ज़्यादा है तो उन्हीं का होगा, जिनके ज़्यादा है, जैसे पीएचडी है तो किसी का नेट है तो किसी का सेट है तो उनका होगा, आप लोग का नहीं होगा जितना। लेकिन ये है कि सभी को वो करना चाहिए, एफर्ट्स लगाने चाहिए, ठीक है ना, सभी लोग अप्लाई करना। और वैसे भी ज़्यादा काम नहीं रहता, ठीक है। सरकारी संस्थानों में काम थोड़ा कम रहता है, मतलब ये है कि आपको वैसा नहीं ट्रीट करते, कैसा, एज अ सर्वेंट जैसा आपको वैसा ट्रीट करते हैं कि यू आर अ टीचर, यू आर अ प्रोफेसर, यू आर असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब, और या कि फिर आपको गेस्ट टीचर, मतलब कहीं भी आपको हीन भावना से नहीं देखेंगे। जैसे आप और जगह चले जाओ, केवी में चले जाओ, केंद्रीय विद्यालय में चले जाओ, वहाँ तो गेस्ट फैकल्टी की हालत ही खराब है, कोई भाव ही नहीं देता है। ये ऐसे संस्थाओं से जुड़े जहाँ पे हमें थोड़ा सा सम्मान भी मिले। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो आप लोग अप्लाई करो, अदरवाइज इग्नोर करो, है ना। चलो।